च1 प्रारंभ। एक अपार्टमेंट में जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, वहीं एक लड़की उस अपार्टमेंट के हॉल में रखे सोफे पर लेटी हुई थी। वो कांप रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक चीख के साथ उठकर बैठ जाती है और वो हाफ रही थी। उसकी आंखों में एक डर था। थोड़ी देर बाद वो थोड़ी नॉर्मल होती है। तब उसकी नज़र अपने आसपास जाती है तो वो अपने पास रखे फ़ोन को उठाकर देखती है और आज की तारीख देखकर वो हैरान हो जाती है और वो हकलाते हुए बोलती है, ये क्या है? ये मैं 3 साल पीछे कैसे आ गई? नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये बोल वो अपनी जगह से खड़ी होती है और टीवी ऑन करके न्यूज़ लगाकर उसमें देखने लगती है। उसकी हालत खराब हो रही थी। वो पैनिक करने लगती है और वो खुद से बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो सब एक सपना था? नहीं लग तो नहीं रहा था। वो एक एक जख्म मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जिया है। वो एक एक पल मुझे मौत से भी बदतर था। नहीं, नहीं, मैं अपने साथ वो सब नहीं होने दूंगी। उसके बाद उसकी आंख गुस्से से लाल हो जाती है और उसके हाथों की मुट्ठियां बन जाती है। वो खुद से बोलती है, पिछली बार आप सब की वजह से मैंने अपना सब कुछ खोया था। अरे क्या नहीं किया था मैंने आप सब के लिए, आप सब का प्यार पाने के लिए, लेकिन मेरे हिस्से में सिर्फ सबकी नफरत ही लिखी थी। अरे मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से का प्यार मांगा था। बस उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। क्या गलती थी मेरी? मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया। इसके साथ उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो अपने अपने आंसू साफ करते हुए नफरत से बोलती है, बस बहुत हो गया अब। बहुत खराब कली मैंने अपनी जिंदगी आप सबके पीछे, लेकिन अब नहीं। अब आपको एक नई अनामिका को देखने को मिलेगा, जिसकी जिंदगी में आप लोगों का कोई वजूद नहीं होगा। आपने मुझे ठुकराया था ना, आज मैं आप सबको ठुकराती हूँ आपसे, और अभी से मैं सिर्फ अनामिका हूँ। ना ही मेरे पीछे कोई सरनेम है, ना ही मेरा कोई अपना। अब से मैं एक अनाथ हूँ जिसके लिए खुद से ज्यादा किसी की अहमियत नहीं है। अभी तक अनामिका बहुत हद तक शांत हो गई थी। देखने में अनामिका किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। उसे देखकर लोगों को अपना पहला प्यार याद आ जाता था। अच्छी खासी हाइट, उसकी नीली आंखें जिसमें लोगों को खो जाने का मन करता था, कमर तक लहराते काले घने बाल जिसने देखकर उन्हें छूने का मन करे, उसका वो भोला और मासूम सा चेहरा जिसे देख हर कोई उसका दीवाना हो जाए, उसकी स्किन किसी नई बॉर्न बेबी की तरह अगर कोई छुए तो निशान पड़ जाए। अंडस्को ये बहुत ही शांत और कम बोलना पसंद करती है। इन्हें अपनी फीलिंग और बातें दोनों एक्सप्रेस करना नहीं आता है। ये हमेशा से ही किसी से ज़्यादा बहस नहीं करती है, इसलिए सबको लगता है ये डरपोक है और सब इन्हें परेशान करते हैं। वही अनामिका खुद को हाईलाइट नहीं करना चाहती थी। एक वो पहले से उसका इतना सुंदर होने की वजह से सब उसके दुश्मन बन जाते थे और वो किसी से लड़ाई मोल लेकर खुद के लिए और मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहती थी। लेकिन आज उसे ये सब बेफिजूल ही लग रहा था। अगर वो खुद के लिए जीती ना कि उन स्वार्थी लोगों के लिए, तो उसके साथ वो सब नहीं होता। अभी तक अनामिका ने बहुत हद तक खुद को शांत भी कर लिया था और संभाल भी लिया था। तभी उसका ध्यान अपने घर पर जाता है। तभी उसे याद आता है कि आज उसकी मुलाकात कॉलेज में उसकी बहन कम दुश्मन मायरा से उसकी मुलाकात हुई थी। तभी मायरा को पता था कि अनामिका अपने परिवार के प्यार के लिए बहुत तरसती है, इसलिए उसके उसे और भड़काने के लिए उससे कहा था कि उसके पापा ने कब अनामिका का कमरा मायरा को दे दिया है, ये बोलकर कि अब वो उस परिवार की प्रिंसेस है। ये जानने के बाद अनामिका का तो दिल ही टूट गया था। वो घर आकर बहुत रोई थी और गुस्से में घर का सारा सामान फेंक दिया था। उसे याद था आज के ही दिन से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। जब वो इसका जवाब मांगने अपने घर गई थी तो अनामिका से अपना गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं हुआ था। उसने वहां जाकर बहुत तमाशा किया था और मायरा से सबको और भड़का दिया था, उसके परिवार को उसके खिलाफ, और उन लोगों ने अनामिका को धक्का मारकर घर से बाहर फेंक दिया था। वही अभी भी अनामिका के कानों में उसके एक एक इल्जाम गूंज रहे थे। वो खुद की बेगुनाही के लिए तड़पती रही, लेकिन सिर्फ अपनों की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वही अनामिका अपने ख्यालों से बाहर आती है और घर की सफाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद साफ सफाई करने के बाद अनामिका बहुत थक गई थी और वो खुद की गंदी हो गई थी, इसलिए वो नहाने चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर आती तो उसे भूख लगने लगी थी, इसलिए वो किचन में अपने लिए कुछ बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद उसने खुद के लिए पोहा और चाय बनाए और उसे लेकर बालकनी में बैठ गई और खाने लगी। खाने के बाद उसे थोड़ी शांति मिली क्योंकि वो कल रात से भूखी थी। फिर वो उठकर बाहर की तरफ देखने लगती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, आगे क्या करना है इस बारे में। वो अभी अपने में खोई हुई थी कि तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। वो उस तरफ देखती है जहाँ से आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ उसके नीचे वाली बालकनी से आ रही थी। वहाँ एक लड़का जो उसकी की उम्र का था, उसके गोद में एक बच्चा था जो देखने में बहुत क्यूट था। वही उन्हें देखकर अनामिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती है। वो लड़का, उसका नाम नितिन था, जो उसके ही कॉलेज में उसका सीनियर था, जो अनामिका के साथ हमेशा ही खड़ा रहा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन सीक्रेटली, क्योंकि अनामिका हमेशा से ही अकेली रही थी इसलिए वो किसी को खुद के पास नहीं आने देती थी।
जब नितिन ने उससे बात करने की कोशिश करी थी तब अनामिका उसे हमेशा ही इग्नोर कर देती थी, लेकिन नितिन ने कभी भी उसे अकेले नहीं छोड़ा। वही अनामिका भी जब बालकनी में होती थी तो नितिन को परेशान करने के लिए ऊपर से उस पर पानी फेंकती थी। वही ये याद करके अनामिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी उसको उसका खराब बिहेवियर याद आता है। ये याद आते ही उसकी मुस्कान उसके चेहरे से चली जाती है। फिर वो बालकनी से अपने कमरे में चली जाती है और अपना अकाउंट देखने लगती है, क्योंकि उसे अभी अपनी कॉलेज फीस भी भरनी थी। वैसे तो हर साल अनामिका की कॉलेज फीस जमा हो जाती थी उसके पापा के असिस्टेंट उसके पापा के कहने पर, लेकिन अब वो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, ना ही उनसे कोई मदद लेना चाहती थी। वही अनामिका के जाने के बाद नितिन अपने हाथ में लिए छोटे बच्चे से, जो अभी 2 या 3 साल का ही था, उससे बोलता है, लगता है एंजल का मूड ठीक नहीं है। कल जब वो कॉलेज से निकल रही थी तो मैंने उसे चुड़ैल को एंजल को परेशान करते हुए देखा था। फिर रात में उसके अपार्टमेंट से बहुत आवाजें भी आ रही थी। फिर नितिन अपनी गोद में लिए हुए बच्चे से बोलता है, दक्ष देखना, मैं एंजल को प्रोटेक्ट करूंगा, किसी को भी उसे हार्म नहीं करने दूंगा। मैं हमेशा ही उसके सामने किसी ढाल की तरह खड़ा रहूंगा और उसे प्रोटेक्ट करूंगा। वही दक्ष तो नितिन की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, जैसे उसे समझ में आ रहा था कि नितिन क्या बोल रहा है। वही उसकी बात खत्म होने बाद दक्ष भी अपनी तोतली आवाज में एंदल एंदल बोलने लगता है। वही नितिन के चेहरे आ जाती है दक्ष की इस हरकत पर। तभी नितिन की दादी कुंती सिंघल वहां आ जाती है और नितिन से बोलती है, आए नालायक, वहां खड़े खड़े किसे ताड़ रहा है? बाहर तो ऐसे देख रहा है जैसे मेरी बहू को देख रहा है। मुझे नहीं पता है क्या मेरा ये सपना कभी पूरा ही नहीं होगा। होश ना जाने क्या पापा करे थे मैंने, जो मुझे ऐसा पोता मिला है जिसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे बता दे, तुझे कहीं लड़के तो पसंद नहीं है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हूँ। उद्धरण चिन्ह। वही नितिन उनकी बात से चिढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, माँ समझा लो, अपनी सास को पता नहीं कहाँ से उल्टी सीधी बातें सीख कर आ रही है। और हाँ, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कियों में ही इंटरेस्ट, लेकिन ढंग की लड़की भी तो मिलनी चाहिए। अब मैं कोई भी उठाकर ले आओ और वो आपको घर से बाहर निकाल दे या आपको खाना ना दे, फिर चलेगा आपको? वही उसकी बात सुनकर कांति जी गुस्से में एक एक शाप चबाते हुए बोलती है, मुझे पता है तू तो चाहता ही यही है, तुझे मुझसे दिक्कत होती है और दूसरों के नाम पर तू अपने दिल की बात बोल रहा है। सुन ले स्वाति, अपने बेटे की बातें संभाल ले, वरना इसका भरोसा नहीं कि कल हमें ही हमारे घर से निकाल दे। अरे मानगा ही क्या था, मैंने बस इसकी भलाई का ही सोच रही थी, लेकिन नहीं, इन्हें तो मेरी सलाह से ही दिक्कत होती है। वही थोड़ी देर बाद एक औरत आती है जिनके चेहरे पर से बताया नहीं जा सकता था कि उनकी उम्र क्या है, लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर और शांत थी। उनके हाथ में बेलन था और वो उन दोनों के पास आती है और उन दोनों को बेलन दिखते हुए बोलती है, मुझे ना आप दोनों की यही हरकत पसंद नहीं आती है। अरे सुबह सुबह शुरू हो जाते हो, अरे लड़ना है तो लड़ो, मुझे क्यों बीच में खींच रहे हो? मुझे भी खुद में उलझा लोगे, फिर खाना बनने में देर हो जाएगी और आप दोनों ही मेरा दिमाग खा जाओगे। जितना लड़ना है लड़ो, लेकिन मुझसे दूर ही रहना, मुझे इन सब में लाने की ज़रूरत नहीं है और अब मैं और आपकी लड़ाई नहीं सुनना चाहती हूँ। वही कांति जी और नितिन की बोलती तो स्वाति जी बेलन देखते ही बंद हो गई थी, वो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहे थे। तभी स्वाति जी कांति जी से बोलती है, और माँ आप अभी तक यहाँ क्या कर रही है? अभी तक आपको गार्डन में नहीं जाना है? आपकी सहेलियाँ आपका इंतज़ार नहीं कर रही है? तभी नितिन को तो जैसे मौका मिल जाता है वो बोलता है, माँ मैं बोल रहा हूँ, इनके ये जो सहेलियाँ हैं ना, वो इनके दिमाग में फालतू की चीज़ें भर रही है। अभी उसने ये बोला ही था कि तभी स्वाति जी उसे घूरती है तो वो शांत हो जाता है। वही दक्ष जो ये सब देख रहा था, उसका तो बढ़िया एंटरटेनमेंट हो रहा था, वो खुशी में ताली बजाने लगता है। वही उसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी स्वाति जी आगे आती है और उसके गाल पर किस करती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो हमारा दक्ष बहुत ही क्यूट लग रहा है। वही कांति जी बोलती है, सिर्फ आज नहीं, हमारा दक्ष तो पैदा ही क्यूट हुआ था। चलो अब मैं चलती हूँ, वरना सीमा और रीना मुझसे सुनाने लग जाएगी। ये बोल वो वहां से चली जाती है। वही स्वाति जी भी वापस से किचन में खाना बनाने चली जाती है और नितिन दक्ष को लेकर अपने कमरे में आ जाता, उसे कॉलेज का असाइनमेंट करना था। वही एक कमरे में एक लड़की अपने हाथ को मसलते हुए टेंशन में इधर उधर घूम रही थी। वो खुद से बोलती है, नहीं, मेरा प्लान खराब नहीं हो सकता है, मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ अपनी जगह बनाने के लिए। अगर मुझे सब कुछ अपना बनाना है तो उसका रिश्ता इस घर की तो ना ज़रूरी है, वरना वो बूढ़ा कुछ भी कर सकता है। एक तो वो मुझे पहले से ही पसंद नहीं करता है। कितना अच्छा प्लान बनाया था, बदकाया भी था मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों वो नहीं आई। ये तुमने अच्छा नहीं किया अनामिका, मैं तो शांति से तुम्हें इस परिवार से अलग करना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुमने मायरा से उलझने को कोशिश करी है। वो ये बोल मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है, उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी।
तभी कोई उसके कमरे का गेट खटखटाता है तो वो उसे अंदर आने को बोलती है तो एक सर्वेंट अंदर आती है और उसे ग्रीट करते हुए बोलती है, छोटी मालकिन, मालकिन ने आपको नीचे खाने पर बुलाया है। ये सुन मायरा उस सर्वेंट को जाने का इशारा करती है तो वो उन्हें ग्रीट करके चली जाती है। वही उसके जाने के बाद मायरा जहरीली हंसी के साथ बोलती है, ओफो अनामिका, काश तुमने सुना होता ये छोटी मालकिन, तुम्हारा दिल तो टुकड़ों में टूट जाता ये जानकर कि यहाँ सब ने तुम मुझे भुला दिया है और तुम्हारी जगह अब मैंने यहाँ ले ली है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं इन सब का बहुत ख्याल रखूंगी। ये बोल वो पागलों की तरह हंसने लगती है, फिर वहाँ से फ्रेश होने चली जाती है। वही अनामिका जब लंच के टाइम पर किचन में खाना बनाने के आती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो अभी तक अपने घर से मिल रहे पैसों पर ही डिपेंडेंट थी, लेकिन अभी उसने अपने अकाउंट में देखा तो उसे 15,000 रुपये ही दिखे थे। उसने उन पैसों को निकाल कर दूसरे अकाउंट के डालने का और उस अकाउंट को बंद करने का सोचा था, क्योंकि यही एक आखिरी कड़ी है उन लोगों से जुड़ी हुई है। इसके बाद वो उन लोगों से हर तरह से अलग हो जाएगी। वही अनामिका को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा किचन का सामना ले आए और बैंक में जाकर नए अकाउंट भी खोल आए। इसलिए वो रेडी होकर निकल जाती है। पहले वो बैंक में जाकर अपने पीछे अकाउंट से सारे पैसे निकलकर उसे बंद करवा देती है, फिर अपना नया अकाउंट खोलकर वो पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके किराने की दुकान में सामना लेने चली जाती है। वही अनामिका को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ा किचन का सामना ले आए और बैंक में जाकर नए अकाउंट भी खोल आए। इसलिए वो रेडी होकर निकल जाती है। पहले वो बैंक में जाकर अपने पीछे अकाउंट से सारे पैसे निकलकर उसे बंद करवा देती है, फिर अपना नया अकाउंट खोलकर वो पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके किराने की दुकान में सामना लेने चली जाती है। अब आगे वही अनामिका सारा किराने का सामान खरीद कर वापस अपार्टमेंट में आ गई थी। वो अभी लिफ्ट में ही थी कि उसके बाद ही लिफ्ट में कांति दादी एंटर करती है। वही अनामिका का ध्यान जैसे ही उन पर जाता है उसकी आंखों नम हो जाती है, उसे अपने पिछली जिंदगी याद आ जाती है। उद्धरण चिन्ह डॉट। जहाँ एक बार अनामिका अपने डेट से मिलकर अपने अपार्टमेंट आ ही रही थी, वो बहुत टूटी हुई थी। उस दिन मायरा ने अनामिका पर उसके किडनैप का इल्ज़ाम लगाया था। अनामिका से सबको बहुत समझाया था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे सबको तो अनामिका पर भरोसा ही नहीं था। सब ने अनामिका को बहुत सुनाया था और उसे उनके परिवार से हमेशा के लिए निकाल दिया था। वो बिना किसी मोटिव के चली ही जा रही थी, तभी एक कार आकर उसे टक्कर मारकर चली जाती है। इसे भी मायरा ने ही प्लान किया था। तभी वहाँ से कांति जी, नितिन और स्वाति जी भी वहीं से जा ही रहे थे कि तभी उनका ध्यान अनामिका पर जाता है। वो लोग तुरंत अनामिका को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां अनामिका का ऑपरेशन स्टार्ट होता है। तभी नर्स बाहर आती है और सबको देखकर बोलती है, देखिए पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और हमारे ब्लड बैंक में उनका ब्लड नहीं है। तभी नितिन उनसे पूछता है कि अनामिका का ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो डॉक्टर बोलते हैं बी पॉजिटिव। यही ब्लड ग्रुप स्वाति जी का था, तो वो अनामिका को ब्लड डोनेट करती है। वही 2 दिन बाद अनामिका को होश आता है तो एक एक करके उसके दिमाग में वापस सब रील की तरह ही चल रहा था। तभी नितिन अपने पूरे परिवार के साथ अनामिका से मिलने आता है, लेकिन अनामिका किसी से बात करने में मूड में ही नहीं थी। वो हर तरह से टूट गई थी। उसे लगता था कि सारे रिश्ते बस फायदे के लिए होते हैं। वही कांति जी आगे आती है और अनामिका के सर पर प्यार से हाथ फेरकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अनामिका तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो बस सबको वहां से बाहर जाने को बोल रही थी। वो गुस्से में बस यही चिल्ला रही कि सब मतलबी होते हैं, सब मुझसे नफरत करते हैं, मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। वही उसके चिल्लाने की वजह से नज़ अंदर आती है और उन तीनों को अनामिका के रूम से निकाल देती है। उसके बाद जब थोड़े दिन बाद अनामिका को डिस्चार्ज मिलता है, तब भी नितिन अनामिका को लेने आया था, क्योंकि उसे अनामिका की बहुत फिक्र रहती थी। उसने अनामिका के बारे में घर पर बता दिया था। तब स्वाति जी ने उसे अनामिका को लाने को बोला था, लेकिन अनामिका ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वो लोग हमेशा ही अनामिका से बात करने की कोशिश करते थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करते थे, लेकिन अनामिका अब बहुत हद तक टूट गई थी। उनका ऐसे बार बार उसकी केयर करना अनामिका को सब ड्रामा ही लगता था। वही जब अनामिका को मायरा ने पकड़ लिया था, तब कांति जी उसे देख लिया था। वो अनामिका को बचाने भी आई थी, लेकिन एक गुंडे ने धक्का दे दिया था, जिससे कांति दादी का सर वहां रखे पत्थर पर लगता है और वो वहीं गिर जाती है। वही अनामिका उन्हें बचाने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन वो उन गुंडों की गिरफ्त में थी। तभी वहां नितिन भी आ जाता है। वो अनामिका को छुड़ाने के लिए कोशिश करता है तो वो नितिन को शूट कर देते हैं। वही अनामिका ये देखकर बहुत टूट गई थी कि कैसे जो उसका परिवार, उसे उसकी फिक्र ही नहीं है। वो लोग तो खुशी से जी रहे होंगे और यहाँ जिन लोगों को उसने इग्नोर किया, क्या क्या नहीं कहा खुद से दूर रखने के लिए, लेकिन आज उसे उसके परिवार की ज़रूरत थी, लेकिन आज उसकी मदद के लिए वो लोग लड़ रहे थे और उसकी वजह से आज उसकी हालत खराब थी। उद्धरण चिन्ह
वही अनामिका कुछ आवाज से होश में आती है। ये लिफ्ट बंद होने की आवाज थी। वही कांति दादी अंदर आ गई थी। वो बहुत खुश मिजाज थी, इसलिए वो सामने से अनामिका से बात करने के लिए बोलती है, बेटा आप यही रहते हो क्या? आपको यहाँ देखा नहीं क्या? आप यहाँ नए रहने आए हो? तो अनामिका बस एक मुस्कान के साथ बोलती है, नहीं मुझे काफी टाइम हो गया है यहाँ आए हुए, मैं 4th फ्लोर पर ही रहती हूँ। तो कांति दादी बोलती है, मतलब बेटा आप हमारे फ्लो के ऊपर वाले फ्लो में रहते हो, लेकिन बेटा हमने आपको ज्यादा देखा नहीं। वही उनकी बात सुनकर अनामिका के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को संभालती है और बोलती है, वो मैं कॉलेज जाती हूँ इसलिए बिजी रहती हूँ। तभी 3rd फ्लो आ जाता है। वही कांति दादी अभी बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसे चक्कर आ जाता है। वो गिरने ही वाली थी कि तभी अनामिका उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें संभालते हुए उन्हें बाहर लेकर आती है और बोलती है, दादी आपको क्या हुआ? सब ठीक है ना? लगता है आपका बीपी लो हो गया होगा या फिर ज्यादा देर बाहर रहने की वजह से हुआ होगा। वही कांति दादी का तो अनामिका को खुद को दादी कहना बहुत अच्छा लगा, उन्हें अपनापन सा फील हुए। वही अनामिका उन्हें संभालते हुए उनके घर के सामने ले जाती है और डोर बेल प्रेस करती है तो स्वाति जी गेट खोलती है। वही जब वो देखती है कि कोई लड़की दादी को सहारा लेकर आ रही है तो वो घबरा जाती है और पूछती है, माँ क्या हुआ? आप ठीक हो क्या? क्या हुआ है? वही उनकी बात सुनकर कांति जी उन्हें शांत करते हुए बोलती है, सारे शांत हो जा, टेंशन देवी मैं ठीक हूँ, बस अभी धूप से चल कर आई हूँ ना, तो थोड़े चक्कर आ गए थे बस। वही अनामिका तब तक उन्हें लेकर घर के अंदर आ गई थी। वो दादी को शांति से सोफे पर बैठती है और फिर उन दोनों को देखकर बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। तब जाकर स्वाति का ध्यान अनामिका पर जाता था। उन्हें वो बहुत प्यारी लगती है, देखने में भी अनामिका किसी डॉल से कम नहीं लगती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि अगर किसी ने उसे छू भी लिया तो वो गंदी हो जाएगी। वही स्वाति जी अनामिका को देख प्यार से पूछती है, बेटा आप कौन? क्या आप इसी बिल्डिंग में रहते हो? उन्होंने अभी ये पूछा था कि तभी कोई चिल्लाता है, बंदरिया तू यहाँ क्या कर रही है? क्या तू मुझे परेशान करने के लिए मेरे घर आ गई? जब सब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ नितिन दक्ष को अपनी गोद में लेकर खड़ा था। वही स्वाति जी उन्हें डांटते हुए बोलती है, ये क्या तरीका है बात करने का? कितनी प्यारी बच्ची तो है। वही नितिन उन्हें टोंट करते हुए बोलता है, माँ आप जो रोज सुबह मुझे पूछती है ना कि मैं बालकनी में पौधों को पानी देने जाता हूँ या खुद को नहलाने, वो कोई और नहीं यही बंदरिया ही करती थी। रोज मुझे बालकनी में पानी डालकर मुझे दोबारा नहला देती है। वही जब अनामिका नितिन को खुद पर पूरा ब्लामे डालते हुए देखती है तो वो खुद को डिफेंड करते हुए बोलती है, वो तो मैं तुम्हारा दिमाग शांत करने के लिए ऐसा करती थी, तुम कितनी बकबक करते रहते हो और क्यूटी भी तुम्हारी बकवास सुनकर परेशान हो जाता है, मैं तो तुम्हारी बकवास बंद करने के लिए ही ये सब करती थी। वही उसकी बात सुनकर नितिन उसे चुप कराते हुए बोलता है, ओए बंदरिया तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं बकवास करता हूँ और दक्ष को पकाता हूँ, तू रुक मैं तुझे बताता हूँ। ये बोल नितिन दक्ष को दादी को देता है और उसे पकड़ने के लिए पीछे भागने लगता है। वही अनामिका उसे सुनाए जा रही थी और नितिन भी उसे कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। वही स्वाति जी और कांति दादी अपनी नम आंखों से उन दोनों को ही देख रहे थे। वही कांति दादी नम आंखों से ये देख बोलती है, स्वाति कितने समय बाद हमारे घर में खुशियाँ आई है ना? सही में ये बच्ची हमारी खुशियाँ लेकर घर आई है। देखा ना तूने हमारा नितिन, जिसने ऐसे मजाक मस्ती करना ही छोड़ दिया था, इतने टाइम बाद उसे ऐसे देख अच्छा लग रहा है। वही स्वाति जी भी उनकी बातों में हाँ मिलाती है। तभी उन सब के कान में दक्ष की खिलखिलाने की आवाज़ सब के कान में पड़ती है। वही स्वाति जी, कांति जी, नितिन तो हैरानी से दक्ष को देख रहे थे, क्योंकि दक्ष बाकी बच्चों की तरह खिलखिलाकर नहीं हंसता था, वो ज़्यादातर शांत ही रहता था। वही अनामिका जब दक्ष को इतना खुश देखती है तो वो स्वाति जी के पास आती है और उनसे पूछती है, क्या आंटी मैं क्यूटी को ले सकती हूँ? वही स्वाति जी सब दक्ष को इतना खुश देखती है तो अनामिका को दक्ष को दे देती है। वही दक्ष अनामिका की गोद में आते ही बोलता है, एंजल। वही कांति दादी, स्वाति जी और नितिन जब दक्ष को इतना खुश देखते हैं तो उन सब के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही नितिन बोलता है, माँ मुझे ना हमेशा अनामिका में अपनी बहन नजर आती है, ऐसा लगता है कि मुझे मेरी बहन वापस मिल गई है। वही कांति जी और स्वाति जी भी नितिन की बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वही थोड़ी देर खेलने के बाद अनामिका को भूख लगने लगती है, तब उसका ध्यान उन तीनों पर जाता है। फिर वो थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोलती है, मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए। वही स्वाति जी उनसे बोलती है, अरे बेटा ऐसे क्यों जा रहे हो, अब आए हो तो कुछ खा कर जाओ। तभी अनामिका मना करते हुए बोलती है, अरे नन्ही आंटी मुझे भूख नहीं लगी है, आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अनामिका के पेट से आवाज आने लगी। वही ये सुनकर अनामिका ऑकवर्ड हो जाती है। वही नितिन अनामिका पर हंसते हुए बोलता है, माँ आपने देखा, कोई तो अभी कह रहा था कि उसे भूख नहीं है, लेकिन फिर ये आवाज कैसी है? तभी कांति दादी नितिन को डांटते हुए बोलती है, तू क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहा है? फिर वो अनामिका का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल के पास ले जाती है और उसे वहां बैठा देती है।
वही स्वाति जी और नितिन भी आ जाते हैं और सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। वही अनामिका को तो समझ ही नहीं आता है कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि जाने कितने टाइम बाद वो ऐसे किसी परिवार के बीच बैठी हुई थी, वरना वो हमेशा से ही अकेले खाती थी। वो अभी यही सोच रही थी कि तभी स्वाति जी उसके खाना सर्व करती है तो अनामिका एक नज़र उन्हें देखती है और खाने को इतने टाइम बाद उसे घर वाली फीलिंग आ रही थी। वही अनामिका एक बाइट लेती है और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद बह जाती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये क्रेडिट ऑथर एक हो जाता है जिनका लिंक नीचे में दिया गया।